गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कूलम्ब्स लॉ। अभी आप लोग को बता दें कि कूलम्ब्स लॉ टॉपिक पर है दो दो लेक्चर, आज के लेक्चर के अलावा एक या दो लेक्चर और लगेगा जो केवल हम क्वेश्चन ही करवाएंगे। तभी जाकर के आपको मतलब सारे किताब जितने भी राइटर्स आप दुनिया में बनाओ, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन आपको जितना टाइप का मिल सकता है सारे टाइप को हम करवा देंगे, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना होगा। और आज आप लोग को होमवर्क भी जाएगा एनसीईआरटी से, एससी वर्मा से, दोनों से आज होमवर्क देंगे और अगले वीडियो के बाद हम डीपीपी में भी होमवर्क देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम गौर करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ अच्छे से पढ़ लिया था, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाए थे कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ये तो पढ़ाया गया है। और कंबाइन करके फॉर्मूला आया था F = 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मेरे समझ से सब में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। ठीक, और यह बोले थे इसके जगह पर 9 × 10⁹ रखोगे तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ठीक है, जो लोग कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, 2A और 2B लेक्चर, उसमें आपको कूलम्ब्स लॉ बहुत तौर पे अच्छे से क्लैरिटी से एक एक पॉइंट को समझाया है। ठीक, अब आज हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पहला और बेसिक क्वेश्चन लिखिए। पहला और बेसिक क्वेश्चन लिखिए, ये अभी बहुत पहले आईआईटी मेंस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी जो भी आपको लिखवाने जा रहे हैं वो भी आपको आईआईटी जेईई में पूछा हुआ है। बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है। क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स, व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज separated by a distance of 1 meter, separated by a distance of 1 meter। फिर से बोल रहे हैं, what should be the minimum force between two charges separated by a distance of 1 meter। ठीक है, चलिए बनाइए। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि दो चार्जेज के बीच में मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है जब दो चार्ज 1 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक, तो सबसे पहले गौर करो, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ में हम क्या पढ़े हैं कि फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर दोनों चार्ज को गुना करेंगे तो फोर्स उसके डायरेक्टली होता है। मतलब डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा। डायरेक्टली का मतलब ही ना हुआ कि चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और चार्ज घटेगा तो फोर्स घटेगा। इसमें मेरे समझ से बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो बता रहे एकदम समझ में आ रहा है। तो जब ये बात आपको एकदम समझ में आ रहा है, इसमें जब आपको कोई तरीके का डाउट नहीं है, तो बात उठ रहा है क्या यहाँ पर, बोल रहा है कि मिनिमम फोर्स। तो जब फोर्स चार्ज के डायरेक्टली है और बोल रहा है क्वेश्चन की मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स का मतलब क्या होगा कि फोर्स मिनिमम बोल रहा है, मतलब कि चार्ज भी मिनिमम होगा। बात समझ रहे हो ना, कि फोर्स चार्ज के डायरेक्टली है और बोल रहा है मिनिमम फोर्स, मतलब चार्ज भी मिनिमम होगा। तो बच्चे यहां पर देख लो, मिनिमम चार्ज हम किसी का भी क्या मानेंगे, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए, इतने दिनों से केमिस्ट्री फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं कि मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड में ये भी ई हो जाएगा, मार्क चौक बदलने दो यार, और ये भी ई हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, के Q1 Q2/r²। तो के की जगह पर के रहने दे, Q1 की जगह पर E, Q2 की जगह पर भी E और r² की जगह पर क्या होगा 1 का स्क्वायर, यानी F = k²। अब मान लो कोई बच्चा अगर सॉल्व करना चाहेगा इसको मैथमेटिकली, ऐसा तो इसी फॉर्म में छोड़ो, और अगर कोई बच्चा अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहेगा तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है कि k बराबर हमने पढ़ा रखा है कि k का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹ k के जगह पर, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मैग्नीट्यूड में इतना होता है। चाहे तो भी इतना पुट करके बना देगा, ऐसे ही छोड़ दो, यही फॉर्म में आंसर छोड़ दो। जेई में जब पूछा था तो इसी फॉर्म में आंसर दिया था, इसमें कोई दिक्कत, जो बता रहे हो एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक और आसान क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन,
जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे बोले इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% क्लियरिटी है, कोई डाउट? चलो अब मान लो कि जैसे क्वेश्चन दे दे कि एक चार्ज मान लो दे दिया 2 × 10⁻³ कूलम, दूसरा चार्ज मान लो दे दिया 3 × 10⁻⁶ कूलम, कोई दिक्कत? और बोला कि दोनों चार्ज के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है और फोर्स निकालो। बताओ इस टाइप का टाइम पास क्वेश्चंस करवाएं, इसे तो टाइम पास नहीं होगा, ये तो एकदम आसान है। फिर भी बहुत जो लोगों में वही ढंग से पकड़ पा रहे हैं तो उनके लिए मैं करवा देते हैं। तो क्या होगा, कूलम्स लॉ पढ़े हो, क्या होता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 r स्क्वायर, Q1 Q2 r स्क्वायर। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा। तो जब इसमें डाउट नहीं होगा तो खुद सोच, F = यहां पर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 के जगह पर Q1, Q2 के जगह पर Q2, ये दोनों वैल्यू पुट कर देगा और r के जगह पर सेंटीमीटर में, तो मीटर में 5 × 10⁻² मीटर, इसको रख देगा, सॉल्व करके फोर्स ना निकाल देगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करवा सकते हैं यार, ये तो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है कि दिया रहेगा, यूनिट का ध्यान रखना कि एसआई में बनाना है सबको, या सीजीएस में एक यूनिट में करके सबको बनाना है, ये सब टाइप का। अब बच्चा वाला क्वेश्चन तो नहीं करवाएंगे जिससे कि लेवल एकदम आसान हो जाए। ठीक, ये तो समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को अच्छा करेंगे अभी, और आज के लेक्चर का कल वाले लेक्चर में एकदम खतरनाक लेवल पे आ जाएंगे, जब पूरा मैकेनिक्स को नचाने लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, लेकिन अभी ये सब बेसिक्स है, पहले बेसिक्स भी आना चाहिए, जल्दी से इसको नोट करो। चलो स्क्रीन पॉज करके तुम लिख लिए होगे, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। इसी टाइप में एक क्वेश्चन होता है आपका जो बड़ा ढंग का होता है। ठीक, कैसे? तो आपको पहले क्वेश्चन को हम लिखवा देते हैं। ठीक है, आप पहले लिख लो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि कोई दो चार्ज दे देगा, कोई दिक्कत, जैसे मान लो ये क्वेश्चन देख ली क्या है डाटा के लिए। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि Q1 = 1 × 10⁻⁶ और Q2 = दे दिया 3 × 10⁻⁶, कोई दिक्कत? और बोल रहा है क्या कि सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कुछ भी मान ले। क्वेश्चन सुनना आराम से, ठीक? इस टाइप का ऐसे ही बनवा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए अच्छे से करवा दे। सुन, अब ये टाइप का क्वेश्चन कैसे देता है, मान लो दो चार्ज दे देगा, बोलेगा कि दो चार्ज दे दिया और दूरी दे दिया, मतलब समझ कि एक चार्ज Q1 बराबर इतना दे दिया, Q2 बराबर इतना दे दिया, दूरी बराबर इतना दे दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें। क्वेश्चन क्या पूछता है कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ गए कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें, मतलब इसको लिख करके लिख कि वेयर शुड थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो नेट फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0, कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स क्या हो जाए, मेरा नेट फोर्स 0 हो जाए, कोई दिक्कत? ठीक, क्वेश्चन वन लिख लिया कि Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, मान लो R दे दिया, मतलब दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे दिया, मतलब एक चार्ज दे दिया, दूसरा चार्ज दे दिया, दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे दिया। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पर इसको अच्छे से देख लो। तो देखो इसका हम कॉन्सेप्ट देते हैं, सुनना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा ढंग से, ध्यान से देखना। मान लो पहले क्वेश्चन में एक चार्ज Q1 दे दिया और एक चार्ज Q2 दे दिया और दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? एक चार्ज क्या दे दिया Q1, एक चार्ज क्या दे दिया Q2 और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरे को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स क्या हो, 0। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा बच्चा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा
तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि चार्ज का नेचर कैसा है। क्या बोल रहे हैं सुनना, हम अपना तरीका बता रहे हैं। ऐसे एक तरह का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हुआ, 11 में इक्विलिब्रियम पढ़े हो, लेकिन जो नया बच्चा भी होगा या मान लो जो 11 पढ़ा इक्विलिब्रियम भूल गया, वो भी समझ सकता है। जो बता रहे सुनना कि जब क्वेश्चन देगा कि दो चार्ज दे दिया, दोनों के बीच का दूरी दे दिया, बोलेगा तीसरे को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम चार्ज का नेचर चेक करेंगे। किसका नेचर चेक करेंगे, चार्ज का। तो सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा कि सबसे पहले चार्ज का नेचर सेम है या अलग है। तो देखो ये 1 के पहले भी कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव हुआ, और Q2 के पहले भी कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव हुआ, मतलब चार्ज का नेचर सेम है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ये पहले पता चल गया। सबसे पहले बोलेगा तीसरे को कहां प्लेस करें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो तुम्हारा काम है कि तुम सबसे पहले चार्ज का नेचर चेक करोगे। क्या चेक करोगे, नेचर। तो दोनों चार्ज का अगर नेचर सेम होगा, सुनना मेरी बात, दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम होगा तो तीसरा चार्ज दोनों के बीच में कहीं प्लेस्ड होगा। दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम होगा तो तीसरा चार्ज दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर भी प्लेस्ड होगा। कहीं पर का मतलब क्या, छोटा वाला चार्ज के बगल में। समझ में आया क्या बोले, कि अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा तो तीसरा चार्ज दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर छोटे वाले के बगल में स्थित होगा। जैसे देख यहां वाले दोनों का नेचर सेम है तो तीसरा ही दोनों के अंदर ही कहीं होगा। पर ये समझ में आ गया कि दोनों का नेचर सेम है, तीसरा कहीं दोनों के अंदर होगा। अब अंदर में भी कहां, तो छोटा वाला चार्ज के नजदीक। तो देख छोटा वाला यहाँ क्या है, Q1, क्योंकि ये 1 है और ये तो 3 है, तो इसके नजदीक, यानी इसको मान लो Q, मान लो Q इसको। अब समझ में आ गया कैसे मान लेंगे, कोई दिक्कत। मान लो इसको दूरी को R मान लो, क्या मान लो, R। अब क्या करोगे, इस दूरी को मान लो x। तो खुद सोचिए पूरा R ये x, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, R माइनस एक्स। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, R माइनस एक्स। इसमें तो बच्चों मेरे समझ से कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा। कूलम्ब्स लॉ कितने चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, दो चार्ज के लिए, तो दो के लिए लगाएंगे, एक बार इसके बीच में, फिर एक बार इसके बीच में। तो कूलम्ब्स लॉ लगा ले, तो क्या होगा, F इक्वल टू KQ1Q बाई एक्स स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का दूरी, फिर क्या होगा, KQ2 और बीच का दूरी क्या होगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई डाउट। अब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो KQ1Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू K Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब K से K उड़ गया, Q से Q उड़ गया, आया क्या, Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें तो बच्चों मेरे समझ से कहीं कोई डाउट आप लोग को नहीं हो रहा हो, जो बताया एकदम अच्छे से पहले यहाँ तो पहले देख लो, मेरे समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए, तो हम आगे बात करें। अब खुद सोचो Q1 की जगह पर कितना पुट कर दोगे, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर। Q2 के जगह पर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई R के जगह पर कितना रखोगे, खुद देखो, तो 20 सेंटीमीटर है, मीटर में मतलब 0.2, तो 0.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये निपट जाएगा, तो क्या होगा, क्रॉस गुना कर ले, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर हटा देगा तो रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 3x स्क्वायर इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स। ठीक, तो रूट से बाहर निकाल लेते, क्या हो गया, रूट 3x इक्वल टू 0.2 माइनस एक्स, इधर ले जा प्लस एक्स, यानी रूट 3x प्लस एक्स इक्वल टू 0.2। तो x को कॉमन कर ले, तो रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू 0.2, x इक्वल टू 0.2 बटा
√3 + 1। अब x निकाल ले यहां से, तो कहां पर रखे थे, r में से x घटा देते, ये दूरी कहां से, q2 से इतना दूरी पे, q1 से x दूरी पे, दोनों पर लिख दो, कमेंट कर दे कि q2 से इतना दूरी पे होगा, q1 से इतना दूरी पे होगा, तब वहां अगर चार्ज को प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया। लास्ट बार फिर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन दे देगा कि दो चार्ज दे दिया, दोनों के बीच का दूरी दे दिया, बोला कि तीसरे चार्ज को कहां रखो कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों चार्ज का नेचर चेक करेंगे। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम होगा तो तीसरा दोनों के बीच में जो छोटा वाला चार्ज होगा उसके नजदीक स्थित होगा, तो दोनों के बीच में छोटा वाला के नजदीक स्थित हो गया, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट? अब हम हट जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं, पहले जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी लिखो। चलो अब इसको स्क्रीन पॉज करके तुम्हारा लिखते रहना, हम बैठाते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर देता, मान लो ऐसे था ना 1 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6, कोई दिक्कत बोल देता कि इस बार मान ले कि कोई एक निगेटिव है, मान ले जैसे यही निगेटिव दे देता, कोई दिक्कत, या मान ले बोल देता कि इस बार ये दोनों में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, और दूरी फिर दे देता दोनों के बीच का 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, या मान ले देता क्या कि यही निगेटिव है और ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत, और दूरी दे देता कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, और बोलता कि तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करो कि F नेट क्या हो जाए, 0। वेयर शुड थर्ड चार्ज प्लेस्ड, वेयर शुड थर्ड चार्ज प्लेस्ड, सो F नेट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, देखो जल्दी से खुद सोचो कैसे बना सकते हो इस बार। सेम नेचर में तो हम बता दिया, अपोजिट नेचर में कैसे करोगे, सोचो क्वेश्चन लिख करके। हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलो 10 सेकंड का समय दे दिया। अब गौर करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे मतलब डायग्राम बना लो, मान लो Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, ठीक, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी दे दिया। अब बोल रहा है कि तीसरे को कहां प्लेस करें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि नेचर चेक करना है। क्या चेक करोगे, नेचर। तो इस बार दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब चेक करो नेचर डिफरेंट हो गया, तो जब भी जैसे ही नेचर डिफरेंट हो तो याद रख लेना कि तीसरा चार्ज हमेशा बाहर प्लेस्ड होगा। कहां प्लेस्ड होगा, बाहर। कहां प्लेस्ड होगा, बाहर, दोनों के बाहर, ठीक। उसमें भी कहा तो छोटे वाले चार्ज के नजदीक, ये छोटा वाला है निगेटिव में, इसके नजदीक, यानी इस बार Q यहां प्लेस्ड होगा, और ये दूरी हो जाएगा x। नहीं आया, अरे यार है ना समझ में। जब सेम नेचर हो तो बीच में छोटे वाले के नजदीक, और अलग अलग नेचर हो तो बाहर छोटे वाले के नजदीक। अब आराम से बना दो। अब क्या कर लेंगे, ये दोनों के बीच एक बार कूलम्ब्स लॉ और एक बार ये दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, पूरा दो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। एक बार जल्दी लिख देते हैं, जैसे क्या कर लोगे, एक बार F इक्वल टू क्या लिख लोगे, KQ Q2 बाई KQ तो यहां से यहां का दूरी r प्लस x का स्क्वायर, और एक बार क्या कर लोगे F इक्वल टू KQ Q1 बाई x स्क्वायर। कोई डाउट, लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल कर लो, और राइट इक्वल करके वैल्यू पुट करके अपना x निकाल लो।
तुरंत बता ही है, नहीं आया समझ में। अब तो ये टाइप एकदम, ये वैरायटी एकदम क्लियर कि दो चार्ज देके तीसरा पूछेगा कि तीसरे को कहां रखें कि नेट फोर्स 0 हो, तो हम चार्ज का नेचर चेक करेंगे। अगर नेचर सेम तो दोनों के बीच में, छोटे वाले के नजदीक, और नेचर डिफरेंट तो बाहर, छोटे वाले के नजदीक। क्लियर है, कोई डाउट? चल इसको हटा। अब मान ले कि इस पे थोड़ा सा घुमाया हुआ इसी सब वैरायटी पे क्वेश्चन दे लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, ये बात 100% क्लियर होंगे। ठीक, चलिए अब मान लो कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो कि एक चार्ज इस पर दे दिए 4 × 10⁻, मान लो -6 कूलम क्यू है, क्यूबी भी दे दिए 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। और दोनों के बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर, ठीक। सुनते रहना अच्छे से। चौक कहाँ गया यार, व्हाइट वाला बड़ा वाला चौक। मान लो इसी सबसे लिखना है, यहाँ। चलो मान लो दे दिया क्यू ए इक्वल टू इतना कूलम, क्यू बी इक्वल टू इतना कूलम, और आर इक्वल टू दे दिया बच्चा 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना। कि मान लो ए बॉडी का चार्ज इतना है, बी बॉडी का चार्ज इतना है, और शुरू में ए और बी के बीच का दूरी इतना है। गौर से देखो, ए बॉडी पे चार्ज इतना है, बी बॉडी पे चार्ज इतना है, और ए और बी के बीच का दूरी इतना है 50 सेंटीमीटर, तो Q1 Q2 दूरी, ठीक। कोई डाउट? अब क्या किया गया कि दोनों बॉडी के बीच में, क्वेश्चन समझ ले पहले। अब क्या किया कि दोनों बॉडी के बीच में एक न्यूट्रल बॉडी को लिया गया। दोनों बॉडी के बीच में किसको लिया गया? न्यूट्रल बॉडी को। ये न्यूट्रल है, ये सी है, और ये न्यूट्रल है। मतलब इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब इस पे जितना पॉजिटिव हो उतना ही निगेटिव। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ए पे इतना चार्ज था, बी पे इतना चार्ज था, शुरू में ए और बी के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर दे दिया गया। कोई दिक्कत? अब ए और बी के बीच में एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया गया सी। ए और बी के बीच में एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया गया सी। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है कि ये बॉडी सी जो है वो पहले ए के कांटेक्ट में आता है। क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल बॉडी था, बीच में रख दिया गया। अब क्वेश्चन सुनना, न्यूट्रल बॉडी रख दिया गया, क्वेश्चन क्या सुनना। बोल रहा है कि न्यूट्रल बॉडी सी पहले ए के कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में? ए के। फिर अलग हट जाएगा, फिर उसके बाद बी के कांटेक्ट में जाएगा और अलग हट जाएगा, और ए और बी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो ये प्रोसेस होने के बाद ए और बी के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, कैलकुलेट करके दिखाओ। क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा? एक बार फिर बोल देते हैं कि एक ए है, एक बी है। ए और बी के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर दे दिया है। बीच में एक बॉडी सी रख दिया गया जो न्यूट्रल है, वह पहले ए के कांटेक्ट में आएगा, फिर हट जाएगा, फिर वह सी के न्यूट्रल बॉडी सी जो है वह बी के कांटेक्ट में जाएगा, फिर वहां से हट जाएगा। ए और बी अभी भी अपनी जगह पर स्थित रहेगा। तो वैसी स्थिति में ए और बी के बीच कितना फोर्स फाइनली, ये प्रोसेस होने के बाद ए और बी के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा उसको कैलकुलेट करो। चलो बना, तुम स्क्रीन पॉज करो और सोचो। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं, टाइम पास नहीं हो। ठीक, हम बना देते हैं। देखो सबसे पहले तुम गौर करोगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि सबसे पहले ए और सी को कांटेक्ट में लाएंगे। किसको किसको? ए और सी। तो सबसे पहले देखोगे कि ए और सी को जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो ए के जगह पर कितना है? 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और सी जो है वह न्यूट्रल है। तो आपको पता है चार्ज के शेयरिंग का रूल, आपको पता है कि एक अगर अनचार्ज बॉडी है और दूसरा अगर चार्ज बॉडी है
तो चार्ज का शेयरिंग तब तक होते रहता है, चार्ज का ये 9th तक में पढ़े होइएगा कि चार्ज का शेयरिंग, चार्ज का आदान प्रदान तब तक होते रहता है जब तक कि चार्ज दोनों पे बराबर ना हो जाए। ठीक, पक्का? तो दोनों पे बराबर, इसका मतलब क्या होगा कि ए पे चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम बच जाएगा, और सी पर भी कितना आ गया 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी अभी फाइनल क्यूए है। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये सी हट के बी के कांटेक्ट में, तो जब सी ए के कांटेक्ट में गया था तब तो सी न्यूट्रल था, तो लेकिन अब तो सी पे इतना चार्ज आ गया, अब ये सी बी के कांटेक्ट में आएगा, यानी ऐसे ये सी और ये बी। अब तू देख बी पे पहले से कितना चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, सी पे अब कितना आ गया, ए ने आधा कर दिया 2 × 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज के शेयरिंग का रूल हम जानते हैं, अब ये दोनों भी बराबर करेगा, तो दोनों बराबर करेगा तो दोनों के चार्ज को बांटने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्या एवरेज, तो क्या हो जाएगा देख 2 10⁻⁻6 को कॉमन कर ले तो क्या होगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 तो 3, यानी 3 × 10⁻⁻6 कूलम। यानी इसका मतलब शेयरिंग के बाद सी पर भी चार्ज आ जाएगा 3 × 10⁻, पर भी चार्ज आ जाएगा 3 × 10⁻6 कूलम, और बी पर भी चार्ज आ जाएगा 3 × 10⁻6 कूलम। मतलब ये सारा प्रोसेस होने पे, ये सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली ए पे इतना चार्ज आएगा, अब बी पे इतना चार्ज आएगा। यानी इस पेंटिंग को ऐसे कर लेंगे तो ए पे चार्ज कितना हो गया 2 × 10⁻6, बी पे फाइनल चार्ज कितना हो गया 3 × 10⁻6, और बोल क्या रहा है कि ए और बी का अपना पोजीशन अभी भी फिक्स है, यानी कि दूरी उतना ही रहेगा, तो दूरी को r मान लेंगे। अब तो आराम से बना देंगे, यानी क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ q1 q2/r²। अब आप वैल्यू पुट कर लो, क्या होगा 9 × 10⁹ q1 के जगह पर कितना रख देंगे 2 × 10⁻6, q2 के जगह पर 3 × 10⁻6, और r² की जगह 50 सेंटीमीटर यानी मीटर बदल लो तो 50 × 10⁻2 मीटर का स्क्वायर, और सॉल्व करके जितना न्यूटन आना होगा उतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, तो दिमाग लगा था, कुछ टफ नहीं था। अब इसको अच्छे से समझ लो, मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं, हम तोड़ के समझाए हैं, नोट कर लो इसको। चलो अब करते क्या है, जैसे मान लो कुछ कुछ या टॉप धीरे धीरे टाइप को बदलते चलते हैं। ठीक, मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे चार्ज सेम दे दिया, कोई दिक्कत, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक साइड क्या होता है सेम होता है, तो मान लो ए और ए, मतलब ये चार्ज क्यू क्यू दोनों के बीच का दूरी है, ये भी क्यू क्यू दूरी है, ये भी क्यू क्यू दूरी है, कोई दिक्कत। तो बोल क्या रहा है कि बाकी तीन दोनों चार्ज के कारण एक मतलब तीनों चार्ज के कारण कोई एक पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है। जैसे मान लो ना कि कोई पॉइंट दे दे तुमको, जैसे मान लो कि इस पॉइंट को बोल दे ए, इस पॉइंट को मान लो बोल दे बी, इस पॉइंट को बोल दे सी, और हर पॉइंट पे चार्ज क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, पॉइंट ए बी सी।
तो मान लो बोले कि ए पॉइंट पे नेट फोर्स निकालो या बी पॉइंट पे निकालो या सी पॉइंट पे, किसी पर भी बोलते। मान लो हम यहाँ बोलते हैं कि सी पॉइंट पर नेट फोर्स निकालो, कैलकुलेट नेट फोर्स एट पॉइंट सी। मान लो कि अब सी पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है, कौन पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, चलो निकालो, सिंपल थ्योरी है, निकालो। स्क्रीन पॉज करोगे, जो 11 पढ़े हो मेरे से स्क्रीन पॉज करोगे, सोचोगे, ठीक है, हम इसको बना देते हैं। देखो हम कुछ नहीं, सिंपली तुमको पढ़ाए थे कि एक चार्ज, जैसे मान लो हम तुमको पढ़ाए थे कि मान लो कि एक चार्ज कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा रहे थे कि एक Q1 और एक Q2 है और दोनों चार्ज के बीच का दूरी r है, तब क्या बोलते थे, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन ये होता था और उस फोर्स का नाम F12 देते थे ऐसे, फिर Q1 Q2 पे लगाएगा तो F21 बोलते थे, बोलो। तो वैसा यहां पर क्या होगा, A C पे फोर्स लगाएगा, तो जब A C पे फोर्स लगा रहा होगा तो खुद सोचो, A जब C पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा और इस फोर्स का नाम दे देंगे FAC, सॉरी FC, C पर लग रहा है ना A के कारण, यानी FC। जैसे देखते हो 2 लगाता है 1 पे, F12 बोलते थे, FC पक्का। तो FCA का वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q बाई A स्क्वायर। कोई डाउट? तो ऐसे ही जब FCA निकल जाएगा तो ऐसे अगली बात करोगे, FCA के बाद अगला डायरेक्शन की बात करोगे तो B लगाएगा C पे, तो FCB। कोई दिक्कत? गौर से देख लो, ठीक है। अभी लिखा हुआ मिटा देते हैं कि नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। गौर से देख, एक FCB और एक FCA हो गया, कोई दिक्कत? तो FCA इतना आ गया, तो FCB भी तो इतना ही है, FCA इतना आ गया, तो FCB भी तो इतना ही होगा। तो FCB कितना लिख लेगा, लिख ले Q दूरी सेम है तो A स्क्वायर, यानी दोनों तो सेम ही आएगा। और इक्वेटरल ट्रायंगल है तो इक्वेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है, 60। जैसे ये भी 60, जैसे ये भी 60। कोई डाउट? मान लो ये 60, ये 60, ये 60, कोई डाउट? तो जब ये 60 तो खुद सोच ये भी कितना 60